कॉकरोच जनता पार्टी जैसी जमातें सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट उनकी आवाम को बोल रही है, बेरोजगार आवाम को बोल रही है कॉकरोचेज है। एक जाहिल चाय वाले के फॉलोअर्स जो है जी वो आपको काट रहे हैं। अगर वो जंग रुक जाती है तो नेतन्याहू जो है ना वो इजराइल के अंदर बहुत बुरी अपोजिशन फेस करेगा। इजरायली इंटेलिजेंस जो है वो हर तरह के गैजेट और ऐप से आपको ट्रैक कर रही है। ईद हुआ है, आपको पता है ईद में जो है ना इंडिया के जो मुस्लिम थे उन लोग कुर्बानी नहीं कर सके मस्जिद में, लाइक उनको माइक में अज़ान देने से भी ना कर दिया। शेख हसीना के गवर्नमेंट के अंदर यही इशू था ना कि वो बस इंडिया वो तो गुलाम थे। हाँ। ज़ियाउर रहमान साहब, बेगम खालदा जिया के दौर में, और अब आप देखेंगे इंशाल्लाह तारिक रहमान साहब के दौर के अंदर ये होगा। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनी लेके आएगा। उनका ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी साहब का पूरा लाइफ टाइम यही फॉर्मूला रहा है, या तो पाकिस्तान पे फॉल्स फ्लैग करा दो, पुलवामा हो गया, ये हो गया, वो टेररिस्ट अटैक कर दिया, ठीक है, या पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये कर लो, ये नहीं हुआ तो हिंदू मुस्लिम शुरू। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন WNN বাংলা, আমি সাথে আছি নিগার দিল নাহার। আজ আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন মিস্টার কামরান সাইদ উসমানী, যিনি পাকিস্তানের একজন পলিটিশিয়ান, যার সাথে আমরা কথা বলবো পাকিস্তান, ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশ রিলেটেড সমসাময়িক যে বিষয়গুলো চলছে সেগুলোর উপর। চলুন আজকের আলোচনা শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। जी कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं कहना चाहूँगी, जो ईरान और अमेरिका के जंग लगा हुआ था, पूरा दुनिया इस पर डर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें जो किरदार अदा किया है वो तो पूरा दुनिया का हैरान करके रख दिया। तो आपको इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हुआ? दुनिया बच गई है, थोड़ा फायदा हाँ ये तो है। पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान अपने फायदे के अलावा पूरी दुनिया भी तो बचा लिया है। जी जी ऐसी है। दूसरा ये है यार, देखें निगार, इसमें जो इंटरनेशनल इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया के आगे, जो एक्चुअल इमेज है, जो एक्चुअल पाकिस्तान है, जितना कॉम्पिटेंट है, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, वो दुनिया ने पहचान ली फिर। जी ठीक है, जिस तरीके से मार्का हक में नाको चने पाकिस्तान ने अपने से दुगनी तिगनी फौज को चखा दिए, जी जी, और उसके बाद फिर मेडिएशन कराना वर्ल्ड पावर्स के बीच में, वर्ल्ड पावर की एक प्राउड कौम के बीच में, जी जी, ये बड़ी एक मुश्किल चीज़ है, बहुत एक मुश्किल अमल है। आप देख लीजिए, ख़ास तौर पे जब सैटेलाइट हर टाइम आपको मॉनिटर कर रहा है, इजरायली इंटेलिजेंस जो है वो हर तरह के गैजेट और ऐप से आपको ट्रैक कर रही है, और उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरह ये जंग जो है ये ना रुके। हाँ ऐसे ही था। क्योंकि इजराइल की बेनिफिट में नहीं हाँ है ना। हाँ हाँ ये तो अगर वो जंग रुक जाती है तो नेतन्याहू जो है ना वो इजराइल के अंदर बहुत बुरी अपोजिशन फेस करेगा, कर भी रहा है जी। उसके पॉलिटिकल बेनिफिट में नहीं है कि ये जंग किसी तरीके से रुके। उसकी पूरी कोशिश ये है कि ये अमेरिका जो है ना वो कंटिन्यू करे अपने अटैक्स को ईरान के अंदर या बाकी के गिरदोनवा जो प्रॉक्सीज जो डिस्टर्ब कर रही थी इजराइल को जी, या इजराइल को एटलीस्ट करने दे वो सारे अटैक्स वगैरह। ठीक है, अब उस सारे स्नैरियो के अंदर पाकिस्तान का जब सैटेलाइट भी देख रहा है, ऐप्स मॉनिटर हो रही हैं, हर चीज़ हो रहा है, उसमें मैनुअली लेटर्स के थ्रू सिंसियर मुखलिस मेडिएशन करना, आप क्या समझते हैं? जी ये तो क्या है। क्या तासुर जाता है पूरी दुनिया के अंदर? ये तो है। हासिल तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एग्रीमेंट्स में ईरान के साथ भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है तो लोग आपको किसी और नज़र से देखते हैं। आपको उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं, डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स भी होते हैं, और 10 तरह की और चीज़ें होती हैं जो सरफेस में नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो क्रेडिट मिलना था, अदर देन दैट क्रेडिट जो बेनिफिट्स हैं वो हो जाते हैं। फिर ईरान के साथ एग्रीमेंट है, बाकी चीज़ें। लेकिन अभी ने देखा कि जो इंटरनेशनल इमेज पाकिस्तान का प्रेजेंट हुआ पूरी दुनिया के सामने वो एक्सेप्शनल है। जी वो तो है, पहले तो ऐसा नहीं था, आपको पता तो है पहले पाकिस्तानियों को कैसे समझते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो डिपिक्ट किया गया ना दुनिया के सामने, पहले दिखाया गया कि ये पता नहीं कितने बैकवर्ड लोग हैं या ये क्रेडिबल नहीं है, वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ आप कह लें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, तो वो बड़े बेहतरीन क्रेडिबल लोग हैं। जी आपने सही कहा। अभी जो है ना हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए पहले जो गवर्नमेंट था उसके तो आपने खुद भी देखा है कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन अभी का जो पीएम है तारिक रहमान, तो इन्होंने काफ़ी बहुत सारे चीज़ों में पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं, जैसे कि स्टूडेंट एक्सचेंज हो रहे हैं, बिजनेस के लिहाज से हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम ऑलमोस्ट 5 ईयर्स इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हमने काफ़ी कोशिश की कि इसको बेहतर हो, और अभी वो सारा चीज़ हो रहा है जो हमने ड्रीम
देखा था। तो अब इसके बारे में अगर आप कुछ देखिए, बताएं। मैं आपको अपने जो खुशी है उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब हम लोगों ने ये शुरू किया था कि हमने कोशिश की कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती हो, जी हालात नॉर्मलाइज हो, पीपल टू जी पीपल कम्युनिकेशन बढ़े, तो वो एक ख्वाब था। आपने बिल्कुल ठीक उसकी तशरीह की जी कि वो बिल्कुल एक ख्वाब था। ख्वाब था। और जिस तरह से हमने देखा कि फिर लोगों ने हमारा, ख़ासतौर पे बांग्लादेश के लोगों ने हमारा जिस तरीके से साथ दिया और इस चीज़ को हैंड इन हैंड लिया जी जी कि ऐसे। उसको, जाहिर है उनके दिल में भी पाकिस्तान के लिए तड़प थी। हम ये नहीं कहते, वो मुझे पता है माइंड करते हैं इस चीज़ को कि जी आप अपने आप को बड़ा भाई क्यों कहते हैं और छोटा हमें भाई छोटा का, भाई। हाँ हाँ भाई आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई, जी अब ऐसे। ऐसे मान लें। हाँ तो बड़े भाई की और छोटे भाई की जो आपस में मोहब्बत थी उसने फिर रंग दिखाया और लोगों का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। तारिक रहमान साहब का आना, देखें मैं ये नहीं कहूँगा, मैं हरगिज़ गलत बात नहीं करूँगा, लेकिन जो ठीक बात है ना वो करनी चाहिए। जी जी ऐसे। ज़ियाउर रहमान साहब हैं, बेगम खालिदा ज़िया थी, ये मैं ये नहीं समझता कि इनका टिल्ट पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा था। जी ये बेसिकली आज़ाद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेके चलते थे। जी आप समझ रहे हैं ना? जी जी मुझे समझ आ रही दैट है। मीन्स कि न्यूट्रल उनकी रहते थे। मर्जी, न्यूट्रल नहीं, ओके आज़ाद। आजाद। ठीक है, न्यूट्रल होता है कि आप किसी भी साइड ले लें। आज़ाद मतलब कि इसके साथ रखना है, इसके साथ और करीब होना है, इसके साथ नहीं रखना। जी ठीक है, मर्जी है। आप अपनी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी लेके आते हैं, जो ज़ियाउर रहमान साहब ने और उसके बाद क्या कहते हैं बेगम खालिदा ज़िया ने, वो खुद मुख्तार थे ना। दिल किया उस मुल्क के साथ रिलेशंस अपने बेहतर किए और आगे लेके गए, दिल किया या अगर बांग्लादेश के मफाद में नहीं है तो नहीं किया। हाँ नहीं किया। शेख हसीना के गवर्नमेंट के अंदर यही इशू था ना कि वो बस इंडिया इंडिया, वो तो गुलाम थे। हाँ गुलाम थे। ठीक है, उन्होंने आप कह लें गुलामी की कोई लिमिट छोड़ी नहीं। हाँ ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बांग्लादेश उस टाइम पे आज़ाद था कि अपनी मर्जी से किसी भी मुल्क को, पाकिस्तान को तो छोड़ देना अभी फिलहाल, पाकिस्तान तो साइड पे है, साइड पे कर साइड पे। किसी मुल्क के साथ अपनी मर्जी की इन्वेस्टमेंट्स बांग्लादेश कर सकता था उस दौर में। लेकिन ज़ियाउर रहमान साहब, बेगम खालिदा ज़िया के दौर में, और अब आप देखेंगे इंशाल्लाह तारिक रहमान साहब के दौर के अंदर ये होगा, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनी लेके आएगा और उसकी मर्जी होगी कि वो किसके साथ ट्रेड करना चाहता है, किसके साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करना चाहता है। वो जिस वालिद के और जिस वालदा के बेटे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इसमें एक चीज़ है जो काप्ताई डैम के बारे में आपको पता है कि इंडिया इसके ऊपर हमेशा से कंट्रोल रखना चाहिए, एनर्जी सेक्टर पे जो है। जी जी। तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है कि इसमें बांग्लादेश को क्या करना चाहिए ताकि इंडिया कोई भी किस्म का कंट्रोल ना ले सके? हमेशा से उनका तो प्लान ये रहा है कि कभी भी बांग्लादेश के अंदर ना इनके अपने डैम्स को डेवलप ना होने दें। जी ठीक है, उसमें बेनिफिट ये होता है कि वो उन्होंने खुद डैम्स बनाए हैं, उससे सस्ती बिजली बनाते हैं। देखें एक चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है, तो पूरी दुनिया के अंदर ना एनर्जी सोर्स जो है ना सबसे सस्ता जो है ना वो पानी, वाटर सोर्स जो है ना वो सबसे सस्ता होता है बिजली बनाने के लिए। कोई भी दूसरे ममालिक जो है ना वो ये नहीं चाहते कि जो उनके हमसाये ममालिक है ना वो इतनी सस्ती बिजली बनाएं कि उनकी इंडस्ट्रीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो करें। जाहिर है एनर्जी सस्ती होगी तो इंडस्ट्री के अंदर आप बड़े रिलायबल रेट्स दे सकते हैं और बाकी जो मार्केट्स वगैरह हैं वो आपको कम्पीट नहीं कर सकते। हिंदुस्तान को ये पता था, उन्होंने हमेशा जो है बांग्लादेश को खुद मतलब उनके हिस्से का जो पानी था उन पर डैम बनाए, उनसे सस्ती बिजली बनाई और वो बिजली जो है वो महंगी बांग्लादेश में थी। जी जी ऐसे। और इनफैक्ट बिजली गैस का दोनों का ये बात की मौजूद है। उसके अलावा रिवर्स बांग्लादेश के अंदर बेशुमार हैं जिन पे डैम्स बन सकते हैं। फिर उसके अलावा आप चिटागोंग साइड पे देख लें, वहाँ पे बेशुमार स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप क्या कहते हैं डैम बना के अपनी एनर्जी वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर 10,000 और एनर्जी सोर्सेज हैं। अगर आप सिर्फ डिपेंडेबल रहेंगे हिंदुस्तान के ऊपर तो दैट वाज द पार्ट ऑफ प्लान। ठीक है, शेख हसीना का तो ये प्लान था कि किसी भी तरह से जो है ना, हर तरह से, चाहे वो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे कि जनाब बांग्लादेश की चीज़ जो है वो बहुत महंगी जाके हिंदुस्तान में बिकेगी और हिंदुस्तान की चीप क्वालिटी और फजूल चीज़ वो बांग्लादेश में आएगा बहुत सस्ती जी। ऐसे ऐसी होता है। इस तरह मार्केट को उन्होंने तोड़ा, बहुत बुरे तरीके से तोड़ा। तो ये तो जी एनर्जी क्राइसिस के हवाले से जो न्यू गवर्नमेंट है, आई बिलीव कि जब वो एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी पे चल रहे होंगे तो वो ये बांग्लादेश का जो इंटरेस्ट है उसको ज़रूर गार्ड करेंगे एनर्जी के हवाले से भी, क्योंकि जितनी एनर्जी आपको सस्ती मिलेगी उतना ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री के अंदर आप बेनिफिट दे सकते हैं और आप कम्पीट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ।
अभी रिसेंटली ईद हुआ है, आपको पता है ईद में जो है ना इंडिया के जो मुस्लिम थे उन लोग कुर्बानी नहीं कर सके मस्जिद में, लाइक उनको माइक में अजान देने से भी ना कर दिया। तो इसके साथ मैं ये बोल रही हूँ कि बांग्लादेश के लोग खुद को अभी खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान बने, बस इसलिए हम आज़ादी से कुर्बानी कर पा रहे, हमें कोई नमाज़ पढ़ने का या हम मस्जिद में ऐसे जाने का हमें कोई इश्यूज़ नहीं है। बस अगर हम इंडिया के पार्ट रहते और वो ब्रिटिश इंडिया टाइप उस टाइप का चलता तो बीजेपी अगर वेस्ट बंगाल पे कंट्रोल ले लेता तो जाहिर सी बात है हमारे साथ भी ऐसे होता। तो पहले लोगों का ये ख्यालात नहीं था, पहले था कि हम क्यों पाकिस्तान के पार्ट नहीं है, हम नहीं बनना चाहते, नफरत करते थे, आपको पता है। लेकिन अब वही लोग खुश हो रहे हैं कि शुक्र अल्लाह के कि हम पाकिस्तान बने थे, इसलिए हम हमारी रिलीजन को अच्छे से फॉलो कर पा रहे। जब अलग हुए ना तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया नहीं हमारे तो कपड़े एक जैसे थे, हम तो बोलते एक तरीके से हैं, हम तो खाते एक तरीके से हैं, तो हमें तो जनाब एक होना चाहिए। होके देख लिया जो नहीं हुए सेपरेट, क्या आज अपनी मर्जी से कुर्बानी कर सकते हैं? और एक चाय वाले के फॉलोअर्स जो है जी वो आपको काट रहे हैं, कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी भी नहीं है। हाँ, वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा बंदा, अपने मुल्क में उसके गुर्बत है, लोग मर रहे हैं, ठीक है, अवाम सड़कों पे है, बच्चों के टेस्ट लीक हो रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी जैसी जमातें सामने आ रही हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट उनकी अवाम को बोल रही है, बेरोजगार अवाम को बोल रही है कॉकरोचेज है, ठीक है। उस सारी स्नैरियो को अपनी घटिया परफॉर्मेंस को कवर करने के लिए वो हिंदू मुस्लिम फसादात, गाँव माता की रक्षा और इन सारे टॉपिक्स बात, और ये वो बांग्लादेश के अंदर भी फैला रहे हैं, फैला इसी वजह से कर रहे हैं ना, ताकि ये ड्रामा नया शुरू हो जाए, नया ड्रामा शुरू। बांग्लादेश के लोगों को तो मुस्लिम हिंदू में कोई इश्यूज नहीं है, कभी नहीं था, इतने सालों से मैं खुद भी रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा, मेरे इतने फ्रेंड्स है बांग्लादेश में हिंदू है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, अभी वो कर रहे हैं। कभी कोई फसाद नहीं हुआ जी, कभी किसी ने किसी टेंपल पे अटैक नहीं किया जी, ये सारी आरएसएस प्लस बीजेपी आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो इंड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे एक फजूल के अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं जी, कि वो चाहते हैं कि अभी बांग्लादेश के अंदर भी ऐसे ये पता क्या करते हैं, ये इस तरह का ड्रामा तो हमने तो पाकिस्तान ने तो बहुत से फेसेस किया ना, बहुत सी कम्युनिटीज को पीछे से बैक कर दिया, और उसके बाद जनाब बड़े अरसे से जो लोग साथ रह रहे थे उन्होंने जनाब अचानक लड़ना शुरू कर दिया, हमने तो ये फेस किया। ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे लेके जाएंगे, उन्होंने देखें बांग्लादेश के अंदर जनाब हिंदुओं के साथ कितना जुल्म हो रहा है जी। अभी ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये तो इसका तो इंटरनेशनल एक इमेज को खराब करने के लिए होता है जी जी, ऐसी है, ये सारा कुछ होता है। तो कॉकरोच जनता पार्टी का आप बता रहे थे, तो आप इसके बारे में अगर बताएं कि इससे मोदी का क्या हो रहा है। देखें, अब इलीटिज्म होता है ना, अशराफिया जब एक बिल्कुल एंड में पहुंच जाते हैं ना, जब उनको ये लगता है जैसे नरेंद्र मोदी, अंबानी एंड अडानी फैमिलीज ये समझते हैं कि दे आर अनटचेबल्स, और जब आप एक दफ़ा ये महसूस करते हैं ना कि आप अनटचेबल हैं, तो फिर आप जाहिर है आपको बाकी तो फिर कीड़े मकोड़े ही लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने इंडिया के अंदर एक केस की हेयरिंग के दौरान जब बात आई अनएम्प्लॉयमेंट की मुल्क के अंदर, तो उसने कहा ये तो कॉकरोचेज हैं, खुद तो कोई काम धंधा करते नहीं, कॉकरोचेज की तरह बाकी भी गंद करते हैं। आम आवाम ने जब ये चीज़ सुनी, और वो स्टूडेंट्स खास तौर पे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम देना था और वो एग्ज़ाम पहले लीक हो जाता है या बिक जाता है, वो जब उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने फिर ये बात सुनी कि जनाब हमें कॉकरोचेस कह रहे हैं, एक तो हमारे हक पे जो हमारे मेरिट है उस पर डाका मारा जा रहा है बीजेपी और ये जमातों की तरफ से, दूसरा जब खुद धांधली करके हमें नौकरी नहीं दे रहे उल्टा हमें कॉकरोचेस भी कह रहे हैं, तो फिर जाहिर है पब्लिक सेंटिमेंट जो है उभर गया और वो फिर नज़र आ रहा है। अब वाज़िया दुनिया अगर आपने एक्चुअल हिंदुस्तान की सूरत हाल देखनी है ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, या फिर चले उनको भी साइड पे करें, जो कॉकरोच जनता पार्टी है या इस टाइप के जो नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान है जो इस्तेमाल करना जानते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, उनको जाके देख लें, आपके सामने इंडिया की पिक्चर जो है ना बड़ी क्लियर हो जाएगी जी। सही कहा। अब वो ये करेंगे लाजमी, ये पाकिस्तान को भी डिस्टर्ब करेंगे, ये बांग्लादेश के अंदर भी ये थ्रू प्रॉक्सीज ड्रामा लगा के कोई ना कोई बड़ा आपके लिए वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। उसकी वजह ये कि पीछे से इनकॉम्पिटेंट है, मुल्क के अंदर इनकी अपनी जलालत हो रही है, अवाम सड़कों पे निकल रही है, इनके मिनिस्टर्स के रेजिग्नेशंस मांगे जा रहे हैं जी। उस चीज़ से अवाम का ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी साहब का पूरा लाइफ टाइम यही फॉर्मूला रहा है, या तो पाकिस्तान पे फॉल्स फ्लैग करा दो, पुलवामा हो गया, ये हो गया, वो टेररिस्ट अटैक कर दिया, ठीक है, या पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये कर लो, ये नहीं हुआ तो हिंदू मुस्लिम शुरू करो। हाँ, ये तो उनका शुरू से है। हाँ, अपनी परफॉर्मेंस को हाइड करने के लिए नरेंद्र मोदी का तरीकाकार यही।
आखिर में आप बांग्लादेश पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बांग्लादेश कब जाएंगे? बिकॉज लोग मुझे काफ़ी पूछते हैं कि आपका बांग्लादेश जाने का क्या प्लान है। बिकॉज कॉन्फ्रेंस भी हमने किया है तो उसमें हमने बार बार बोला हम बांग्लादेश आएंगे और बांग्लादेश में भी करेंगे, तो इसके बारे में अपडेट दे दें आप। जब तारिक रहमान साहब पाकिस्तान आएंगे उसके फ़ौरन बाद हम बांग्लादेश इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, मेरा बहुत अच्छा प्लान है जी तारिक रहमान साहब को। आई वुड लाइक कि मैं उनको एक मैसेज दूं और वो मैसेज बड़ा आप कह लें हमारे दिलों के बड़ा करीब है। तारिक रहमान साहब के जो वालिद साहब थे ना, ज़ियाउर रहमान साहब, उन्होंने इस्लामाबाद में एक दरख्त लगाया था और फिर उस दरख्त को जब इनकी वालिदा बेगम खालिदा ज़िया जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उन्होंने उस दरख्त को आगे पानी दिया था। तो तारिक रहमान साहब वो दरख्त अभी भी मौजूद है और हम बड़ी शिद्दत से मुंतज़िर हैं आपके कि आप आएँ और उस दरख्त को आप भी पानी दें। पाकिस्तान यकीन माने बांग्लादेश के तमाम लोगों से, दोस्तों से और भाइयों से बेइंतहा प्यार और मोहब्बत करता है। हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, ना कोई हम आपसे किसी किस्म की कोई वो रखते हैं। ठीक है, पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, डिफेंस एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन दिली तौर पे हम ये महसूस करते हैं कि हम बांग्लादेश के करीब जाएं और हमारा वो रिलेशन जो है ना वो रिवाइव करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। আশা করি দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ।